Assalamu alaikum. My name is Dr. Moazzam. I am consultant nephrologist and practicing in Islamabad Rawalpindi area. आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है आपसे डिस्कस करने के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो होगा डायलिसिस। हमारे यहाँ चूँकि गलत कंसेप्ट्स हैं तो मैं चाह रहा था कि हम आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और आपको ये बताया जा सके कि डायलिसिस वेरी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, मोडेलिटी है और इन टाइम होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल डायलिसिस होता क्या है। बेसिकली डायलिसिस को ऐसे समझिए कि हमारा जो किडनीज़ हैं जब वो काम करना बंद कर देते हैं या कुछ अरसे के लिए काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसको जो बॉडी में वेस्ट जमा हो जाता है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके रिमूवल के लिए हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है ताकि बॉडी के अंदर से जो सारा वेस्ट मटेरियल है उसको हम आउट कर सकें। तो डायलिसिस इज़ अ सिंपल प्रोसीजर जो कि हॉस्पिटल में रह के किया जाता है। डायलिसिस सेंटर के अंदर होना इसका ज़रूरी होता है और तमाम किडनी के स्पेशलिस्ट आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कब आपका डायलिसिस होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि डायलिसिस इट्स नॉट अ बिग डील, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जिसके लिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे यहाँ गलत कंसेप्ट्स होते हैं। बात का ये कहा जाता है कि अगर एक दफ़ा डायलिसिस शुरू हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी रहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी डिज़ीज़ को देखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट ये डिसीजन लेते हैं कि आपको डायलिसिस की कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी मिकदार रिक्वायर्ड है और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ अरसे डायलिसिस किया जाता है और उसके बाद चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हों अगर कोई आपको डायलिसिस के बारे में गाइड किया जाता है तो। सेकंड मैं आपसे थोड़ा-सा ये डिस्कस करूँगा कि डायलिसिस के लिए जो मोडेलिटीज़ हैं उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक डायलिसिस होता है जिसको हम कहते हैं एक्यूट हीमोडायलिसिस और दूसरा डायलिसिस जौन-सा होता है उसको कहते हैं क्रोनिक हीमोडायलिसिस। जो एक्यूट डायलिसिस है इसको ऐसे समझिए कि अचानक कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से गुर्दों तक अगर खून ठीक ना पहुँचे तो गुर्दे वक्ती तौर पर अपना काम ठीक नहीं करते हैं और जो वेस्ट बॉडी में जमा हो जाता है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि गुर्दों पे उसके मुज़र असरात ना हो और उसका प्रेशर कम किया जा सके। इस सारी सिचुएशन को हम एक्यूट हीमोडायलिसिस कहते हैं और यही वो ऐसी मोडेलिटी है जिसके अंदर अगर हम अर्जेंट बेसिस के ऊपर आपका डिसीजन ठीक लेके डायलिसिस करना शुरू कर दें तो वो चीज़ें बड़ी जल्दी रिकवर हो जाती हैं। और मैंने अक्सर ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनके 2 से 3 डायलिसिस किए जाते हैं और जैसे ही उनका यूरिन स्टार्ट हो जाता है तो हम उनके डायलिसिस को ऑफ कर देते हैं। तो ये कहना कि एक दफ़ा डायलिसिस होने का मतलब ये है कि सारी ज़िंदगी होंगे तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो ये हो गया एक्यूट हीमोडायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन। इसी तरीके से मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्रोनिक हीमोडायलिसिस। क्रोनिक हीमोडायलिसिस जो कंडीशन होती है, इसके अंदर बेसिकली पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री को असेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी डॉक्टर साहब हैं उनको पता हो कि एक्चुअल रीज़न क्या हो रही है जिसकी वजह से किडनीज़ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। उसमें जो ज़्यादा पेचीदा चीज़ें हैं, उनमें एक डायबिटीज़ का होना। डायबिटीज़ अगर प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है आपकी लाइक 10 टू 15 इयर्स हो चुके हुए हैं और आपकी शुगर अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं है तो वो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट कर सकती है हमारे किडनीज़ के ऊपर जिसके लिए हमें डायलिसिस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसी तरीके से अगर हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा हो तो वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि किडनीज़ के ऊपर प्रॉब्लम्स कर सकता है और वो भी डायलिसिस के लिए इंडिकेशंस हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसका कंसिडर करना ज़रूरी है और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये आपने डिस्कस करनी होती है नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, जो कि ज़रा आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ये मैंने कुछ आपसे चीज़ें डिस्कस की जो कि डायलिसिस के लिए रिक्वायरमेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डायलिसिस को कैसे किया जाएगा और इसके लिए क्या इंडिकेशंस होंगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये काम है कि अगर आपका जो गुर्दों का टेस्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट वो ज़रा डिस्टर्ब आए और जो गुर्दों के मुआलिज हैं नेफ्रोलॉजिस्ट वो अगर आपको ये देख के बताते हैं कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप ये वाली ऑप्शन की तरफ ज़रूर जाएं ताकि वो चीज़ें बेहतर हो सकें। इसी तरीके से बाज़ औक़ात डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, किडनी स्टोन्स की वजह से या किसी भी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, उसकी वजह से भी गुर्दों को नुकसान होता है और आपके जिस्म के अंदर स्वेलिंग का मसला स्टार्ट हो जाता है। आपके हाथों पे, पैरों पे और मुँह पे स्वेलिंग हो जाती है, जो साथ-साथ आपके लंग्स में भी स्वेलिंग हो जाती है और साँस लेना ज़रा दुश्वार हो जाता है। इस सूरत में भी हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो चीज़ों को रिमूव किया जा सके।
एट द सेम टाइम अगर एक मादनियात होती हैं जिसको हम पोटाशियम कहते हैं, पोटाशियम की ज़्यादती होना भी एक अलामत है जिसके लिए अमूमन हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपके हार्ट के ऊपर इशू हो रहा हो, हार्ट की पंपिंग मुतासर हो रही हो, बिकॉज के जो आपके किडनी के फंक्शन ठीक नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें डायलिसिस करके उन तमाम चीज़ों को आउट करना पड़ता है ताकि हमारी हार्ट की पंपिंग बेहतर हो सके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए पहले असेसमेंट की जाती है और फिर डिसीजन लिया जाता है डायलिसिस करने के मुतालिक। इसी तरीके से मैं आपसे कुछ चीज़ें ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए कि डायलिसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और डायलिसिस कैसे किया जा सकता है। डायलिसिस के लिए अक्यूट जो कंडीशंस होती हैं जिसमें अचानक मैंने बताया आपको किडनी का मसला होता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो डायलिसिस किया जाता है वो हम एक कैथेटर पास करते हैं। वो कैथेटर बाज़ औक़ात हम गर्दन के पास करते हैं और बाज़ औक़ात वो टांग में डाला जाता है। वो डिपेंड करता है जो डॉक्टर साहब उस वक़्त आपकी कंडीशंस को देख रहे होते हैं और आपके टेस्ट को देख कर डिसीजन लिया जाता है। ये कैथेटर पास करके आपको डायलिसिस के साथ अटैच किया जाता है और वो डायलिसिस जौन-सा होता है वो क्योंकि फ़िल्ट्रेशन होती है, आपकी किडनी में से जितना भी वेस्ट मटीरियल होता है उस सबको उस फ़िल्टर के थ्रू रिमूव किया जाता है और ये प्रोसीजर तकरीबन फर्स्ट सेशन जो डायलिसिस का होता है 2 घंटे का होता है। उसमें बेसिकली ये किया जाता है, थोड़ा-सा आपकी बॉडी को फ़ैमिलियराइज़ कर दिया जाता है ताकि वो उसको अडॉप्ट कर सके और चीज़ों को ज़्यादा रिमूव नहीं किया जाता। इसी तरीके से जो सेकंड सेशन होता है वो अमूमन आपका 1 से 2 दिन के बाद दोबारा डिसीजन लिया जाता है आपके टेस्ट को देखते हुए और उसमें जौन-सा है डायलिसिस जौन-सा है वो 4 आवर्स का होता है। उसमें भी इसी तरीके से हम बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करते हैं और फिर असेस किया जाता है आपकी किडनी टेस्ट को देखते हुए कि क्या आपको फर्दर डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये प्रोसीजर होता है जिसको हम एक्यूट हीमोडायलिसिस कहते हैं और इसके प्रोसीजर्स का मैंने आपको तरीका भी बता दिया। इसी तरीके से जो दूसरा डायलिसिस होता है उसको हम क्रोनिक हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्रोनिक हीमोडायलिसिस के लिए जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की कि वो डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दों के स्पेशलिस्ट आपको बाकायदगी से चेकअप कर रहे होते हैं एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ्स के बाद और वो असेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि आपके किडनी के फंक्शनिंग कैसे चल रहे हैं। अमूमन जब डायलिसिस किए जाते हैं उस वक़्त तक हमारे किडनी के फंक्शन तकरीबन लेस दैन 15% पे जा चुके होते हैं और उस सूरत में डायलिसिस की इंडिकेशंस आ जाती हैं और वो आपके टेस्ट को देखते हुए और आपकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर साहब फिर डिसीजन लेंगे कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है। मैं आपको मशवरा ये दूँगा कि जब भी आप इस किस्म की कंडीशन में चलें जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो, तो हम रेगुलर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से फ़ॉलो अप करते रहें ताकि हमें गाइड करते रहें कि हमें क्या डायलिसिस की रीसेंट ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी डायलिसिस के लिए, तो उसके लिए एक चीज़ होती है फिस्टुला फॉर्मेशन। वो हम बनवा के आपका रख दें ताकि जब भी ज़रूरत पड़े, हम उसकी मदद से आपका डायलिसिस बेहतर तरीके से कर सकें, जो कि इस वक़्त इसकी स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रीटमेंट है ताकि उसके मुताबिक हम आपको गाइड कर सकें। तो दीज़ आर द फ्यू थिंग्स जो मैंने आपसे डिस्कस की डायलिसिस के मतलब। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो मैं आपसे डायलिसिस ही के मतलब उसका फिस्टुला फॉर्मेशन कि किस वक़्त हमने कैसे डायलिसिस करना होगा, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होंगी, प्री रिक्विज़िट क्या होंगे हमें डायलिसिस को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।